Good morning, everyone. Good morning, ma'am. गुड How मॉर्निंग are you मैम। all? वेरी मैम। Very Fine, good ma'am. morning. जहाँ हमने कल पढ़ा था उसी के आगे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक, कई लाख, हाँ, चौंको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बंद चली। हम बढ़ शांति गई से एक मिनट, बढ़ चली। यहाँ पर बूंद और लेखक बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़े आनंद का समय रहा होगा ना, यानी कि किस समय की बात हो रही है? जब वायुमंडल में उनके पुरखों के बारे में बताया है। और उससे पहले भी जब वो बात कर रही थी धरती के निर्माण की कि धरती कैसे बनी, फिर उसने पूछा कि ओस कैसे बनी ये बताओ। तो वो ओस कैसे बनती है वो बताता है कि वो बूंद जब बर्फ में होती है वो सुबह तक इंतजार करते हैं कि सूर्य आएगा और उसकी सुंदरता निखरेगी। तो इस प्रकार से वो फिर वायु में उछलते कूदते हुए फैल जाएंगे। तो ये मौका, ये जो पल था उसके बारे में लेखक कहता है कि ये तो आनंद का पल रहा होगा, समय रहा होगा। और वो कहती है कि हाँ, आनंद का रहा था। फिर वो बोल रहे कि कितने दिन तक का रहा, तो वो बोल रहे कई लाख वर्षों तक वो इस प्रकार से वायुमंडल में घूमते रहे। कई लाख, वो बड़े चौंक कर ये बात कह रहा है। देखो, विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा है, यानी उसकी लैंग्वेज में भी हम वैसे ही टोन में बोलेंगे। चौंको नहीं, मेरे जीवन में जो 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। जैसे हम दाल को सेफ रखने के लिए उसमें नमक डालते हैं ना, ताकि वो ज्यादा समय तक चलती रहे, खराब नहीं हो। तो वो कह रहे हैं कि चौंकना नहीं है, मेरे जीवन में जैसे 100-200 वर्ष तक भी ये काम हो सकता है सेफ रहकर, तो उतना भी मैं नहीं हूँ। मैंने एक दीर्घजीवी यानी दीर्घ यानी लंबा, जीवी यानी जीवन जीने वाला, जो लंबे समय तक जिंदा रहता है। दीर्घजीवी कौन? बूंद। किसको बताया यहाँ पर? दीर्घजीवी बूंद को। तो वो कह रहा है कि उससे बातचीत करते हुए, वार्तालाप यानी बातचीत करते जान अपने को धन्य माना। यानी लेखक अपने आप को धन्य मान रहा है कि उसका सौभाग्य है कि उसने दीर्घजीवी से बातचीत की है, जो कि ओस के बूंद की समान है। ऐसी चीज ओस की बूंद के समान, और उसके प्रति उसकी श्रद्धा भी बढ़ जाती है। यानी वो लेखक उस बूंद के आगे श्रद्धा भाव रखता है, रेस्पेक्ट बढ़ती है उसकी। हाँ, हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। इनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। यानी क्या हुआ? जहां वो बूंद ठहरी है वो अपनी सिचुएशन बता रही है कि उसके नीचे जो बूंद और थी, जो पहले बर्फ में बैठे हैं, वो भी दबते चले गए। तो वो अपना ठोसपन छोड़ चुके हैं, यानी अब क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहे, पिघल रहे हैं, है ना? तो वो जो ठोस था वो पानी में बदल रहा है। तो इस प्रकार से वो अपनी कहानी को आगे खेल के समान हवा से जैसे खेलते हैं, वैसे ही उस पूरी वार्तालाप को वो आगे बढ़ाते हुए अपने अनुभव को कहते हैं। हवाइयां उड़ाने लगा, मुहावरा है, यानी सबके मुख पर हवाएं उड़ाना उसको एकदम अचंभित कर देता है। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। क्या बताया? वो किससे जाकर मिलती है? पहले तो कई महीनों तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही थी। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई, यानी गर्म हवा जो कि किनारे से मिट्टी से मिलकर आ रही थी, तो उस धारा से उसकी भेंट हो गई। फिर धारा के जलते अस्तित्व को, यानी वो जो गर्माहट उसको मिल रही थी, वो वहां से ठंडक पहुंचाने के लिए हमने अपनी गर्मी सोखनी आरंभ कर दी। मतलब वो उस किनारे पे जाने लग गई ताकि वो वहां की धारा से भेंट कर पाए और उसके एहसास से अपने आप को ठंडक रख पाए। तो इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी, यानी कि ठंडी थी, फिर गर्माहट के असर से वो पिघलने लग गई और पानी बनकर समुद्र में मिल जाती है। पहले तो वो क्या कहते हैं, बर्फ के समान होती है ना, इसीलिए वो पूरी तरह से मिल नहीं पा रही थी, घूमती रहती थी। लेकिन जैसे ही गर्म धारा से भेंट हो जाती है तो उससे संपर्क से वो पिघल जाती है। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत मैं अभी तक वर्णनातीत है, समझती थी। यानी वर्णनातीत यानी वर्णन करने जैसा है। जो समुद्र के भाग में, यानी जब वो समुद्र में पहुंचती है तो वो दृश्य देखा, यानी जो उसने आप बीती देखी, महसूस की, उसका तो वर्णन करना ही बहुत बड़ी बात है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलने लगा, पर धीरे धीरे
पर धीरे-धीरे सब सहन हो चला। हाँ, यहाँ वो कह रही है कि समुद्र में जब जाती है तो उसको लगा कि सभी उसके भाई-बंधु होंगे, यानी सभी बूँद से बने हुए पानी के ही लोग, उसी की जाति के लोग मिलेंगे, उसी का राज्य होगा। लेकिन बाद में उसको पता चला कि यहाँ पर तो बहुत सारे दूसरे जीव-जंतुओं का डेरा है। तो इस प्रकार से वो वहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करती रहती है और वो कह रही है कि वहाँ पर कोरा नमक ही भरा है। मतलब सब जगह नया नमक ही नमक है। तो इस प्रकार से उसके खारेपन को वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। लेकिन इससे उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी, जी मचलने लगा था। लेकिन धीरे-धीरे ये एक हैबिचुअल हो गया। तो मतलब सब कुछ सहन होते चला गया। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहती कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। वो समुद्र की गहराई में चली जाती है। हाँ। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। 1 मिनट, यहाँ पर नाम बताओगे आप लोग? घोंघे किसको कहा है? सी हॉर्स को, ठीक है। और जालीदार मछलियाँ बताओ? स्टारफिश या जेलीफिश? जेलीफिश। और कछुए तो आप जानते ही हो। यस मैम। मैम आपकी आवाज डबल बार आ रही है। अच्छा, वो माइक ऑन है ना आगे वाले का, इसलिए। और यहाँ पर एक बड़ी सी मछली कौन सी बता रही है? ऑक्टोपस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 हाथ बताए हैं। हाँ। फिर वो कहते हैं कि बूंद कहती है कि वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। वो अभी तो उसको मछली का नाम दे रही है क्योंकि इनके नाम के बारे में उसको नहीं पता है। तो सभी अलग अलग तरह की मछलियां उसको नजर आ रही है। फिर क्या होता है देखो। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन किए लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत यहाँ क्या सुंदर। कह रहे हैं? यहाँ वो कह रही है कि जब वो गहराई में गई तो वो और अंदर गहरे में जाना चाह रही थी। जितना अंदर गई वहां अंधेरा हो गया था। थोड़ी थोड़ी जगह पे ही उसको प्रकाश की किरण नजर आ रही थी। मतलब वहां इतनी गहराई पर धूप नहीं पहुंच पा रही थी अंदर। तो वहां अंधेरा सा था। तो उसको एक ऐसा जीव दिखाई दिया जैसे लालटेन लिए हुए कोई घूम रहा हो। तो वो यही सोच रही थी कि यहाँ लोग कैसे एक दूसरे से मतलब टक्कर नहीं खाते या एक दूसरे पर कैसे सफर करते हैं, इस जगह कैसे जाते हैं। और उसकी आंखें क्यों दुखने लगी थी? क्योंकि वहां घना अंधेरा था और वो आंखों पर दबाव डाल रही थी कि कुछ दिख जाए। हाँ। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी। अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। क्या मतलब? वो जो वहां अंधेरा था गहराई में, समुद्र की गहराई में, वहां पर लालटेन जैसी जो मछली घूम रही थी उससे उनको हेल्प हो जाती थी। और वो सभी को उस प्रकार से रोशनी दे देती थी। लेकिन जब उसको खुद को भूख लगती तो वो खुद सबको निकल जाया करती थी। हाँ। अब वो लेखक कहते हैं ये तो बड़ी विचित्र बात है, अद्भुत सी है। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे टिंगने मोटे झींगने। मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत बहुत सारे, है से उगे हुए हैं। बहुत वहां ज्यादा पर मात्रा में पहाड़ियां हैं। मोटे, बड़े मोटे पत्ते और छोटे छोटे ठेंगने टाइप में, मतलब शॉर्ट, उसकी जो हाइट है ना वो छोटी सी है। ऐसे बहुत सारे पेड़ वहां पर उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे तथा महा आलसी है। हाँ, जो जीव है वो वहां की समुद्र की गहरी डीप की बात हो रही है। वहां का दृश्य दिखाई दे रहा है कि छोटे वृक्ष लेकिन विशाल रूप में फैले हुए हैं, बहुत संख्या में है। वहां की पहाड़ियां भी है, घाटियां भी है, गुफाएं भी बड़ी हैं। तो नाना प्रकार के जीव, यानी बहुत तरह तरह के जीव वहां रहते हैं उस गुफाओं में, जो बड़े ही अंधे हैं और महाआलसी, एक ही जगह पड़े रहते हैं। उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो कुछ करते भी नहीं है, एक ही जगह अपनी स्थिति पे बैठे ही रहते हैं। ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाने के और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है।
क्या कहा उसने कि यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लग गए, यानी इतनी गहराई में जाने की जो बात कह रही है, इतने अंदर जब गई सब चीजों को उसने ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया, तो उसमें बहुत साल लग गए उन सबको जानने में। उसके मन में ये आ रहा था कि अब बस हो गया, अब मुझे वापस अपनी जगह ऊपर की तरफ, पानी की जो समुद्र है उसके ऊपर की परत पे जाना है। लेकिन उसने बहुत कोशिश की, उसके लिए असंभव हो गया, अब ऊपर आना मुश्किल हो गया था। और वो कह रही कि मेरे ऊपर पानी की जो मोटी तह पर थी, यानी 3 मोटी बड़ी-बड़ी मोटी साइज में परतें होती है, एक के ऊपर एक, वैसे उसके ऊपर पानी की परतें जम गई थी, लग गई थी। तो उस सबको पार करना तो असंभव ही था। और वो कह रही कि मेरे को तो ऐसा लगा, और उस समय वो उस भूमि में जितना डीप गई ना, उस वजह से वो भूमि में घुलकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। उसको लगा कि शायद भूमि के अंदर मुझे मेरी जान बच जाए, तो वो जमीन में जाने की कोशिश करने लगी। और यह उसकी कोई एक नई बात नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी हर चीज में डीपली जा रही थी, तो ये भी नया ही काम था उसके लिए, कोशिश करने के लिए। फिर क्या था, करोड़ों जल कण जो थे इसी भांति अपनी जान बचाते हैं, और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। यानी जो भी जीव जंतु होते हैं, इसी प्रकार से उनके लिए भी ये समुद्री दुनिया जो होती है एक नई होती है। वो इस प्रकार से घूमते हैं, देखते हैं, परेशान भी होते हैं वहां से निकलने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं पाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले, और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वही पड़ा रहना ठीक था, परंतु हमें कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा हुआ है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि वो अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस जाती है। जितने भी बाकी के जीव जंतु वहां दिखाई दे रहे थे, जब वो कोशिश कर रही थी जमीन के अंदर जाने की, तो वो वहां उस चट्टान में घुस जाती है। उसको कई वर्ष लगे वहां जाने में। तो बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी मील चट्टाने थी, कई मीलों चट्टाने जो थी, उसमें घुसकर उसने मेहनत की, कोशिश की, परिश्रम किया, और पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान से वो बाहर निकल आती है। और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा, यानी वो जितने भी उसके साथी थे वहां अंदर उस तक पहुंचने के लिए, तो वो सब मिलकर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, अब आगे कैसे हम निकले। तो कुछ की सम्मति थी कि वहीं पड़ा रहना ठीक होगा, मतलब वो लेजी थे, वो उनकी अब हिम्मत नहीं थी कि और जा पाए। इसलिए कई लोगों ने तो ये सोचा, वहां उसके साथी जो लोग थे सफर में, वो कह रहे थे कि हम वहीं रुकेंगे, अब आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन उनमें से कई जो थे वो उत्साही युवा थे, मतलब जोश वाले, एकदम नौजवान जैसे होते हैं ना, वैसे उनमें एनर्जी थी। तो वो एक साथ स्वर में बोले कि हम खोज करेंगे, हम और बढ़ेंगे और खोजेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। फिर पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। यानी उनके मन में खोजने की जो उत्साह है, खोजने की जो लगन है, वो कूट कूट के भरी थी, और वो हिम्मत नहीं आ रहे थे। इतनी यात्रा, इतनी जगह घूमने के बावजूद भी उन्होंने जोश बनाए रखा, और वो आगे उसकी खोज कर लेते हैं। हाँ, अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी, और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को इतावली हो रही उतावली। थी। हाँ, जब वो वहां पर शोर मचाते हुए कि हाँ अब तो हम पृथ्वी की खोज करेंगे, आपस में जोश में नारा लगाते हुए जब वो आगे बढ़े थे, तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक ठोस वस्तु भी नहीं है। मतलब ठोस वस्तु मतलब चट्टान जैसी कोई कठोर चीज वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। बड़ी बड़ी चट्टानें तो थी जो लाल पीली पड़ी हुई थी, यानी कि कहीं उसको उसके ऊपरी परत पे कुछ नहीं था, सब कुछ था जो सामने था। और वहां पर कई तरह की धातुएं थी। धातुएं जैसे मैंने आपको बताया था, सोना चांदी, है ना, हर तरह का जो मटेरियल होता है, वो वहां पर बहुत सारे इधर उधर बह रहा था उस पानी के साथ। तो बहने के लिए वो उतावला हो रहा था। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होती होती बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए यानी असह्य था। हमारे वहां पर एक दुर्घटना होते होते बच गई, यानी बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी, लेकिन वो बच जाते हैं। और वो कह रहे कि हम अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न हुए, यानी उन्होंने जो ये स्टेप उठाया कि हम आगे बढ़ेंगे, खोज करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा भी था, क्योंकि हमने उस अंधाधुंध वाले जो मार्ग था उसको पीछे छोड़ दिया है। तो अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते हैं। यानी जो आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, वो समस्या में हमेशा बने रहेंगे। लेकिन जो हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं, आगे बढ़ते हैं कैसी भी समस्या में, आखिर उनको अपनी मंजिल मिल ही जाती है। ऐसे यानी सहन न हो सके, और हमारे अगुआ कापे, और देखते देखते उनका शरीर ओशजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। जो उनके साथी लोग थे वो कांप उठे थे। इसका मतलब तापमान ऊंचा मतलब ठंड थी, ठीक है। तापमान गिरता है इसका मतलब गरम।
हाँ, और ऊंचा होता है इसका मतलब ठंड थी, तो इसीलिए जितने भी जन थे, अगुआ थे, जो वहां पर वो मिले थे, वो सभी कांपने लग जाते हैं और उनका शरीर ओशजन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। और इस दुर्घटना से उनके कान खड़े हो गए, ये भी मुहावरा है, यानी वो चौंक जाते हैं। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। जो भी उनके साथी थे इंटेलिजेंट वाले, वो तो वहां से निकल गए, लेकिन जो इस तरह से लेजी बैठे थे एक ही जगह पे, तो वो इसमें परिवर्तित हो जाते हैं, इसमें विभाजित हो जाते हैं। समझ आया? जो उनके साथी लोग थे वो इसमें बदल गए, और जो बुद्धिमानी रखी, जो आगे बढ़े, हिम्मत रखी, वो तो वहां से उस दुर्घटना से आगे निकल गए। हाँ, हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे गर्भ देखने से हिल रहा था, मतलब धरती पर भूकंप आ गया था, जोर जोर से धमाका भी हुआ, चौंकाने वाली घटनाएं हुई, वहां से वो एक जगह से दूसरी जगह फेंक दिए गए, मतलब उछलते हुए इधर उधर जा गिरे। और ये दुर्घटना जो थी जिससे सब कुछ चौंक गए थे। ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और बाप का बड़ा दल मिला। हमें गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। यानी पुरानी डर गए सहेली थे, ज्वालामुखी की बात तो हो रही थी, वहां से तो वो आगे बच गए, लेकिन जहां वो लोग थे, जिस स्थान पे थे, वो सब उसकी चपेट में आ जाते हैं। और ये दृश्य वो जो बचे हुए हैं वो देखकर उनको अच्छा लगा। ये एक अद्भुत दृश्य था, आश्चर्यजनक था, शानदार भी दिख रहा था, ऐसा कभी उन्होंने नहीं देखा। फिर आगे बताते हैं कि फिर से जब वो धमाका हुआ और एक और गोला ऊपर की तरफ निकला, तो वो आपस में डर गए, आपस में मिल जाते हैं। जैसे हम डरने डरने की वजह से एक दूसरे से चिपक जाते हैं, वैसे ही फिर पुरानी जो उसकी सहेली थी, आंधी, है ना, उसके उसके बारे में बताया कि हमें यहाँ दर्शन हुए, आंधी भी आने लग गई, मतलब ज्वालामुखी हुई, प्राकृतिक प्रकोप हो रहा है, समझ रहे हो, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या, ऐसे करके अब आंधी का भी वहां पर आना हो जाता है। यस। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दृश्य हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। आवाजें निकाल निकाल कर उस आंधी से वो इधर उधर घूमते फिरते थे, यानी आंधी भी आई, वो मैम, एंजॉय कर किलोले रहे का थे। मतलब क्या है? किसका किलोल? आवाज निकालना। ओके मैम। हम्म बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मेली कुचेली हो एक और को बढ़ चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और नीलकारी किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। अब उसने क्या कहा, आकाश में आंधी से तो वो उधर उड़ते उड़ते मजे ले रहे थे, आनंद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बहुत से भाप जल कणों के कारण, इसको नोट करना, क्या रीजन था जिसके कारण वो धरती की ओर झुकने लगे? भाप कणों के कारण। जल की जो भाप होती है ना, वाष्प, जो धुआं होता है, उस कणों के कारण वो भारी से हो गए, और भारी होने की वजह से वो नीचे झुकने लगे। जैसे हल्की हल्की ओस होती है, वो धुंध में उड़ती है, लेकिन वो धीरे धीरे इकट्ठी होकर बूंद बनती है, जब भारी बनती है तो वो नीचे टपक पड़ती है। तो इस प्रकार से क्या कहा कि एक दिन बूंद बनकर फिर वो नीचे कूद पड़े। ऐसे ही उस बूंद का निर्माण हुआ। फिर मैं एक पहाड़ पर गिरी। अब सीता कहाँ जाके गिरती है? पहाड़ पर गिरती है और अपने साथियों के साथ मिल जाती है, लेकिन उस समय उसकी कंडीशन एकदम गंदी सी होती है, मैली कुचेली जैसी होती है। और एक और को बह चली, यानी सबके साथ मिल जाती है, पहाड़ से वो नदी के रूप में आगे बढ़ती है, तो आगे अपने साथियों के साथ बह चलती है, तो वो बूंद जो है पानी में मिल जाएगी। फिर क्या है, पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने, यानी जब पहाड़ होता है, पहाड़ से जब एक जगह से दूसरी जगह आती है, फिर तीसरी जगह टपक टप करके गिरती है पानी की बूंद, तो इस प्रकार से वो क्या कर रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई गेंद उछल कर गिर रही हो। तो उसका इस तरह से कूदना और आवाज करना, शोर मचाना, किलकारी भरना, जो उन्हें बड़ा पसंद आया, उनको इसमें आनंद आ रहा था, और ये इंजॉयमेंट वो कभी भूल नहीं पाएगी। हाँ। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। ये जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती।
एक मिनट, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इसमें। वो बूंद कहती है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर जब धारा के रूप में बहती हैं तब हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, यानी हमारी शक्ति बढ़ जाती है। और हम एक पहाड़ से या एक चट्टान से दूसरी चट्टान पे नीचे की तरफ गिरती है तो वहां के जो पत्थर है वो कई टुकड़ों में बट जाते हैं। फिर वो नदी के साथ बहते बहते आगे बढ़ते रहते हैं, जिससे क्या होता है, वो एक टुकड़ा जो होगा वो घिसता हुआ आगे बढ़ेगा तो कई टुकड़ों में बट जाएगा, फिर वो आगे बढ़ेगा कई टुकड़ों में बट जाएगा। ऐसे करके करके वो जो पत्थर बड़ा सा टुकड़ा था वो विभिन्न टुकड़ों में बटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाता है, और वो छोटे छोटे कण नदी के साथ सरकते सरकते रेत में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कहाँ चट्टान और कहाँ रेत। लेकिन कहने का मतलब जो तुम ये रेत देख रहे हो वो रेत किसकी है, इन चट्टानों से ही बनी है, और इनको हमने ही तोड़ा है और तोड़ तोड़ कर किस किसके रेतीला बना दिया है। हाँ, अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। क्या कहा उस बूंद ने? कहा कि उसकी इच्छा हो रही थी कि वो समतल भूमि को देखे, क्योंकि बहुत समय से वो पहाड़ों से होते हुए आ रही थी, पहले समुद्र में थी तो उसको समतल भूमि देखनी थी, इसलिए वो छोटी सी धारा के साथ मिल जाती है। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। नदी, सरिता यानी नदी, तो वे दिन बड़े मजे के बीते उनके साथ। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। यानी सरिता वो नदी को कहा है, इसका पर्यायवाची है नदी का, तो वो नदी के साथ रहकर यानी बूंद नदी में मिल जाती है और किस प्रकार से वो आगे बढ़ती है, और नदी की जो शक्ति है वो भी बताती है कि कैसे वो भूमि को काट देती है, किस तरह से भूमि को एक तरफा कर देती है और आगे बढ़ जाती है। पेड़ों को भी कैसे खोखला कर सकती है और उसको गिराने की भी शक्ति रखती है। तो इस प्रकार से वो सारे काम करते हुए आगे बढ़ती है, और उसने कहा एक दिन धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते नगर में पहुंच गई। और उस बूंद ने देखा उस नदी के साथ मिलते हुए कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। क्या देखा कि वो नगर यानी शहर जहां पर ऊंची मीनार है, वहां ऊंची बिल्डिंग में काली काली हवा यानी धुआं निकल रहा था, काला धुआं निकल रहा था। वो उत्सुक हो रही थी उसको देखने के लिए या समझने के लिए उतावली हो रही थी। तो मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया, यानी उस धुएं को देखना चाह रही थी, इसलिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी कि कैसे भी देख पाए। लेकिन उस समय उसका दुर्भाग्य था कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। जैसे वो आगे बढ़ने का प्रयास करती है, उधर पहुंचती है, तो क्या कहा, अपने साथियों के साथ जो नदी के कण थे, नदी की जो पानी थे, उस नदी के कुछ पानी के रूप में जो साथी उसके साथ थे वो उस मोटे नल के द्वारा खींच लिए जाते हैं। वहां पर एक बड़ा नल था जो उस पानी को खींच लेता है। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। यानी जब वो नल से अंदर चली जाती है तो वो कई दिनों तक उन नलों से एक नल से दूसरे नल में सप्लाई करती गई, यानी वो नल घूमती फिरी। जब उसने देखा कि हर क्षण उसमें से निकलना और कहाँ भागने की वो चेष्टा करती है पर वो असफल हो जाती है। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन उसने कोशिश करती रही वो, और एक दिन क्या हुआ, एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पानी में समा गई। उसका भाग्य अच्छा था कि रात के समय वो नल कहीं से टूटा था, तो वहां टूटे हुए नल से वो बाहर निकलकर भाग जाती है और पृथ्वी में समा जाती है। अंदर ही अंदर वो पृथ्वी में घूमती फिरती रहती है और एक बेड़ के पेड़ के पास जाकर पहुंच जाती है। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। अब ये सारी कंडीशन बेर के पेड़ से ही जब वो बूंद उस लेखक के हाथ पे जाती है तब वहां उसके हथेली पर रहते हुए वो बताती है, पूरी बात बता देती है कि किस प्रकार से वो बेर के पेड़ पे आती है। अब उसकी कहानी यहाँ खत्म होती है और वो रुक जाती है। ऐसे में सूर्य निकल आता है, यानी कि पूरी रात हो जाती है उसको अपनी बात बताते हुए। दिन भी टाइम भी निकल जाता है और सूर्य भी निकल आता है। अब लेखक कहता है बस। बूंद कहती है हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। कहने का मतलब रात थी तो वो सूर्य का इंतजार कर रही थी, अब सूर्य भी आ गया इसलिए अब उसको जाना होगा। अगर लेखक चाहेगा उसको रोक कर रखे तब भी नहीं रख सकता क्योंकि सूर्य उसको सोख लेगा, है ना। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी, यानी सूर्य के ताप से वो सोख ली गई और आंखों से ओझल हो गई। तो ये पूरी कहानी किसकी है? एक बूंद की है जो पानी का रूप है, और कैसे वो पृथ्वी में जाता है, उससे पहले कैसे वो समुद्र का सामना करता है और फिर वो वहां से छुटकारा पाकर चट्टानों से जाता है, पृथ्वी में आता है। मतलब उसकी जो मन की विचारों के भाव थे, जो एक्सपीरियंस था, वो सब अनुभव अपने बारे में बताती है लेखक को। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे हम एक नए पार्ट में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू मैम।